Hogarthian curve is related to, and the options are option A flower grading, option B flower arrangement, option C flower measurement, या option D both option A and B. Next question is repetition of same object of flowers at equal distance is, यानी कि जब हम फ्लावर अरेंजमेंट करते हैं तो फ्लावर अरेंजमेंट करते समय किसी भी एक ऑब्जेक्ट का बार बार रिपीट होना, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन, टेक्सचर, एम्फेसिस या रिदम. नेक्स्ट, हैंगिंग फ्लावर अरेंजमेंट इज विच टाइप ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट? इंडियन स्टाइल, वेस्टर्न स्टाइल, जापानीज स्टाइल या पर्शियन स्टाइल. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ्लावर अरेंजमेंट लुक्स लाइक ए हाफ मून? ऑप्शन ए क्रेसेंट स्टाइल, ऑप्शन बी बंच स्टाइल, ऑप्शन सी होगार्थ कर्व स्टाइल या ऑप्शन डी सर्कुलर स्टाइल. मेजर स्टाइल ऑफ इकेबाना रिका मीन्स लाइव फ्लावर्स, हैंगिंग फ्लावर्स, स्टैंडिंग फ्लावर या बंची फ्लावर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लावर अरेंजमेंट्स आर मेड ऑफ ऑप्शन ए कट फ्लावर, ऑप्शन बी ड्राइड फ्लावर्स, ऑप्शन सी आर्टिफिशियल फ्लावर्स या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज. सो गाइज ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका मैंने आपको आंसर शो नहीं किया है. आज जो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे उस टॉपिक के थ्रू मैं आपको इन सारे क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा. लेकिन अगर इनमें से आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, आपको पता है कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना आंसर कमेंट करके बता सकते हैं. ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस में से आप वीडियो पॉज कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए और अपना आंसर वहां पे टाइप कीजिए ताकि हमें पता लगे कि आप लोग कितना एक्टिव है इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आई एम योर होस्ट प्रदीप यादव फ्रॉम एग्रीएंस एकेडमी देहरादून. सो आज हम शुरू करेंगे हमारा लेक्चर नंबर 5 और आज का हमारा टॉपिक है बॉन्साई डेवलपमेंट एंड फ्लावर अरेंजमेंट्स. सो गाइज आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है आप सभी के लिए. लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक लिंक शेयर किया था जिसके थ्रू आप हमारा स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते थे, परचेज कर सकते थे. जिन भी स्टूडेंट ने इसे डाउनलोड किया ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स का मेरे पास एक पॉजिटिव फीडबैक आया स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग. तो उन सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आप लोगों ने इस चीज को अप्रिशिएट किया. लेकिन उनके साथ साथ कुछ बच्चों के डाउट्स भी थे. उनके डाउट्स थे पेमेंट के रिगार्डिंग. उन्होंने पूछा था कि सर जो पेमेंट है वो वन टाइम पेमेंट है या हमें हर बार अलग मटेरियल के लिए पे करना होगा. सो गाइज मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूं, जो पेमेंट का ऑप्शन है जो आपको 199 अमाउंट जो आपको पे करनी है वो सिर्फ वन टाइम पेमेंट है. आपको एक ही बार पे करना है, आप हर बार कोई अलग पेमेंट नहीं करेंगे. जितने भी हमारे आगे लेक्चर्स आएंगे हर एक लेक्चर के बाद आपको उसका पीडीएफ फॉर्मेट आपकी ईमेल आईडी पे प्रोवाइड किया जाएगा. आपको एक छोटा सा प्रोसेस फॉलो करना है. जब आप उसमें पेमेंट करेंगे तो आपको एक पे स्लिप मिलेगी डिजिटल फॉर्मेट में. आपको पे स्लिप अपने पास संभाल के रखनी है. आगे फ्यूचर में हमारे जितने भी डीडीएसओ के लेक्चर आएंगे हर एक लेक्चर के बाद आप इंडिविजुअली अपनी अपनी स्लिप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे. नंबर आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है. तो जैसे ही मुझे जिस भी स्टूडेंट की मुझे वो स्लिप मिल जाएगी उसको आगे वाले नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे उसकी ईमेल आईडी पे. ठीक है, तो ध्यान रखना ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने पहले पेमेंट की है या जो आगे पेमेंट करने वाले हैं. सो ये इन्फॉर्मेशन देने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि काफी स्टूडेंट्स अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि इसमें क्या मिलेगा, हमको कितनी बार पेमेंट करनी होगी. सो आई थिंक अब आप सबका डाउट्स क्लियर होगा. अगर अभी भी किसी को डाउट है तो आप मुझे पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं इसके बारे में. क्लियर, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक. तो सबसे पहले हम कवर करेंगे बॉन्साई डेवलपमेंट के बारे में. सो गाइज बॉन्साई आई थिंक सबको पता है बॉन्साई के बारे में, सबने पढ़ा भी होगा बॉन्साई के बारे में. तो आज हम इस लेक्चर में ऐसा क्या नया करने वाले हैं गाइज? आज इस लेक्चर में हम लोग कुछ ऐसे पॉइंट्स को फोकस करेंगे जो आपकी नॉलेज गेन करेगा और जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है. बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बट वो जानना बहुत जरूरी है, तभी आप बॉन्साई के कंसेप्ट को पूरी तरह क्लियर कर पाओगे. तो बॉन्साई का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? बॉन्साई इज जनरली मेड फ्रॉम टू वर्ड्स बॉन एंड साई, जिसका मतलब होता है ट्री इन ए ट्रे और प्लांट इन ए पॉट. सो बेसिकली इट इज एन आर्ट जिसके अंदर हम ऑर्नामेंटल ड्वार्फ ट्रीज या श्रब्स को ग्रो करते हैं. आपके सामने इमेज अवेलेबल है. किसी भी कंटेनर में, किसी भी पॉट में, किसी भी ट्रे में नेचुरली ट्री को ग्रो करना बट उसकी हाइट हम मेंटेन करते हैं इन ए मिनिएचर फॉर्म, उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्साई. क्लियर है? चलिए, तो बॉन्साई इज एन आर्ट ऑफ ग्रोइंग एंड ट्रेनिंग ऑफ ए प्लांट टू ए मिनिएचर फॉर्म हैविंग ए नेचुरल लुक ऑफ ओल्ड एज. यहां पे हमने वर्ड यूज किया मिनिएचर. मिनिएचर का मतलब होता है वेरी स्मॉल ऑफ इट्स काइंड. अब हम यहां पे जरा एक पॉइंट को फोकस करते हैं. आपने नाम सुना होगा ड्वार्फ, है ना? तो ड्वार्फ का मतलब क्या होता है? अब आप कहेंगे सर ड्वार्फ का मतलब भी होता है वेरी स्मॉल. तो हमने बॉन्साई में सिर्फ मिनिएचर वर्ड यूज क्यों किया, हमने यहां पे ड्वार्फ यूज क्यों नहीं किया? उसका रीजन आपको बताता हूं. सबसे पहले तो देखो ड्वार्फ और मिनिएचर दोनों का मतलब है स्मॉल हाइट, लेकिन एक्चुअल में दोनों में छोटा सा डिफरेंस होता है. डिफरेंस क्या है? वो होता है उनकी हाइट का.
अगर हम बात करें ड्वार्फ प्लांट के लिए, तो ड्वार्फ मींस कोई भी एक ऐसा ट्री, कोई भी एक ऐसा प्लांट जिसकी हाइट मैक्सिमम 8 to 10 फीट के बीच में होती है, ठीक है, हम लोग उसको बोलते हैं ड्वार्फ। बट अगर हम बात करें बॉन्साई के लिए, सॉरी मिनिएचर के लिए, तो मिनिएचर का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा ट्री या प्लांट जिसकी हाइट कुछ इंच से लेके 6 फीट तक हो सकती है, हम उसको बोलते हैं मिनिएचर। क्लियर? सो ड्वार्फ मींस एनी ट्री और एनी प्लांट विच हैज हाइट बिटवीन 8 to 10 फीट इज नोन एज ड्वार्फ, बट मिनिएचर मींस एनी प्लांट और एनी ट्री विच हाइट इज बिटवीन फ्रॉम फ्यू इंचेस टू 6 फीट, दैट इज नोन एज मिनिएचर। सो इसलिए हम बॉन्साई के लिए मिनिएचर वर्ड यूज करते हैं, या फिर हम इसके लिए एक्सट्रीम ड्वार्फ भी यूज कर सकते हैं, जो ड्वार्फ से भी बहुत छोटा होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम चाइना बट इट वाज कॉल्ड एज जापानीज आर्ट। ये शायद सबको पता होगा कि बॉन्साई एक जापानीज आर्ट है, बट इसका ओरिजिन कहां पे था? वो था चाइना में। सबसे पहले जब बॉन्साई को इंट्रोड्यूस किया गया तो ये एक वाइल्ड फॉर्म में था, बट जापानीज ने इसको धीरे धीरे कट और ट्रिम करके, कल्टीवेट करके इसको आर्टिफिशियली इन्होंने ग्रो करना स्टार्ट किया। सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द जापानीज आर्ट। ऑप्टिमम साइज यहां पे दिया हुआ है कि हम ऑप्टिमम साइज कितना मेंटेन कर सकते हैं, 30 to 60 सेंटीमीटर जनरली आपने बॉन्साई देखा होगा। बॉन्साई रिक्वायर्स ए स्पेशल टाइप ऑफ कंटेनर। अब ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंटेनर की अगर हम बात करें, सो रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, स्फेयर है और ओवल शेप। जनरली 4 तरह के कंटेनर हम यूज करते हैं बॉन्साई को ग्रो करने के लिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग हर एक बॉन्साई के लिए सारे कंटेनर यूज कर सकते हैं। बॉन्साई के अलग अलग टाइप्स हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल, कास्केड, सेमी कास्केड, ठीक है, विंड ब्लोन। टोटल इसके 8 तरह के टाइप्स होते हैं बॉन्साई डेवलपमेंट के। सो ऐसा नहीं है कि हम लोग हर एक टाइप में सारे कंटेनर यूज करेंगे, कोई स्पेशल टाइप में कोई एक स्पेशल कंटेनर यूज करते हैं। अब उन कंटेनर्स का क्या यूज है, कौन से टाइप में हम कौन सा कंटेनर यूज करेंगे, इसके बारे में हम अभी जानेंगे थोड़ी देर में आगे चल के, बट अलग अलग हम इसके लिए कंटेनर यूज करते हैं। दे शुड बी यूजुअली शैलो विद 5 to 7.5 सेंटीमीटर डीप एक्सेप्ट फॉर कास्केड टाइप ऑफ बॉन्साई। जनरली जो हमारा कंटेनर होता है हम थोड़ा शैलो यूज करते हैं। वाई शैलो कंटेनर्स आर यूज्ड टू अलाउ द ड्रेनेज ऑफ वाटर कंटिन्यूसली, ताकि उसके अंदर से वाटर का जो ड्रेनेज है वो कंटिन्यूसली होता रहे, तो इसलिए हम उसके लिए शैलो कंटेनर यूज करेंगे। एक्सेप्ट कास्केड टाइप, कास्केड में हम थोड़ा डीप कंटेनर यूज करेंगे, उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा अभी आगे चल के। राउंड, हेक्सागोनल और स्क्वायर शेप कंटेनर्स विद 25 to 30 सेंटीमीटर डायमीटर आर जनरली प्रेफर्ड फॉर द बॉन्साई कल्टीवेशन। Plants adaptable for extreme dwarfing like juniper, pine, elm, maple, cypress are suitable for bonsai culture। ठीक है, देखो हमने बात की थी मिनिएचर के बारे में, तो या तो हम यूज करेंगे मिनिएचर फॉर्म या फिर हम यूज करेंगे एक्सट्रीम ड्वार्फ। तो ये एग्जांपल्स हैं कुछ प्लांट्स के जो हम जनरली यूज करेंगे बॉन्साई कल्चर के लिए। आई थिंक यहां तक सबको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट, रूल्स फॉर मेकिंग बॉन्साई। बॉन्साई को बनाने के रूल्स कौन कौन से हैं? जनरली हम 2 पॉइंट के ऊपर रूल्स को फॉलो करते हैं। एक तो करेंगे ट्रंक के लिए, ट्रंक हमारा कैसा मेंटेन होगा। दूसरा हम करेंगे उसकी ब्रांचेस के लिए। सो अगर बात करें ट्रंक के रेस्पेक्ट में, तो हाइट कैन बी 6 टाइम्स द कैलिपर ऑफ द ट्रंक। जो आपकी ट्रंक की जो कैलिपर है, जो चौड़ाई है, उसके अकॉर्डिंग उसकी हाइट जो है वो 6 टाइम्स होनी चाहिए। इट शुड एंकर द प्लांट, वो पूरी तरह प्लांट को कैप्चर करके रखता है। रूट्स शुड रेडिएट, रेडिएट बोल सकते हैं या फिर हम उसको बोल सकते हैं फैन टाइप स्ट्रक्चर, जो पूरी तरह फैली हुई रूट्स होती हैं। जो आपका कंटेनर का साइज है उसके अंदर उसकी पूरी रूट्स एक फैन टाइप स्ट्रक्चर में फैली होती है। नो आई पॉकिंग रूट्स, आई पॉकिंग का मतलब होता है एक्ट ऑफ पियर्सिंग। कोई भी पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी आपके पास नुकीली कोई चीज है, उसके थ्रू पियर्सिंग करना, तो हम लोग उसको बोलते हैं आई पॉकिंग रूट्स। सो मेरे पास इमेज अवेलेबल है। सो दिस इज द सिम्टम ऑफ आई पॉकिंग, बट ये रूट्स पे नहीं है, ये ब्रांचेस के ऊपर है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी सिम्टम हो हम उसको बोलते हैं आई पॉकिंग। सो बॉन्साई के लिए ऐसा सिम्टम इज नॉट नेसेसरी। सो दिस इज नोन एज द आई पॉकिंग, और ये दोनों में होता है, ट्रंक्स में भी और ब्रांचेस में भी। फॉर ब्रांचेस दे शुड नॉट क्रॉस द ट्रंक। आपने देखा होगा जो ब्रांचेस होती है बॉन्साई के अंदर, वो ट्रंक से थोड़ा अलग होती है, अलग इन द सेंस कि वो अपनी अलग डायरेक्शन में मूव करती है, ट्रंक्स को कभी क्रॉस नहीं करती। नो आई पॉकिंग ब्रांचेस, फर्स्ट ब्रांच शुड बी एट 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ ट्री एंड नो बेली ब्रांचेस। बेली मतलब स्वेल्ड ब्रांच या जो और ब्रांचेस हो सकती है उसको बोलते हैं बेली ब्रांचेस। ब्रांचेस शुड बी ऑपोजिट एंड सेकेंडरी ब्रांचेस आर टू बी अल्टरनेट। ऑपोजिट ब्रांचेस होती है, एक ट्रंक के लेफ्ट साइड में, दूसरा ट्रंक के राइट साइड में। सो ब्रांचेस शुड बी ऑपोजिट फॉर ए पर्टिकुलर बॉन्साई कल्चर। क्लियर? चलो नेक्स्ट पॉइंट, स्टाइल्स ऑफ बॉन्साई। टोटल हमारे पास 8 टाइप्स हैं, बट मैंने यहां पर सिर्फ 6 मेंशन की हैं। पहला हमारे पास है फॉर्मल अपराइट, देन इनफॉर्मल अपराइट, ब्रूम टाइप, स्लांटिंग टाइप, विंड ब्लोन एंड देन कास्केड टाइप। सो बारी बारी इनके बारे में देखते हैं क्या होते हैं ये। तो सबसे पहले बात करेंगे फॉर्मल के बारे में। सो फॉर्मल, आई थिंक आपको नाम से पता लग जाएगा कि फॉर्मल का मतलब क्या होता है। कोई भी एक ऐसा ट्री, कोई भी एक ऐसा बॉन्साई का प्लांट
जो बिल्कुल वेल मेंटेन्ड है, वेल मैनर्ड है और बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है, उसको बोलते हैं फॉर्मल अपराइट. So it is one of the most natural style as it has straight and erect trunk from base to apex. इमेज में देख सकते हैं बेस से लेके टॉप पोर्शन यानी कि एपेक्स तक इसका ट्रंक बिल्कुल सीधा होता है, बिल्कुल स्ट्रेट होता है और ये एक नेचुरली फॉर्म में हम इसको ग्रो करवाते हैं. द ब्रांचेस शुड अल्टरनेट लेफ्ट टू राइट टू सजेस्ट द एज. ब्रांचेस आप क्लियरली देख सकते हैं इमेज के अंदर, है ना. यहाँ पे देखो ब्रांचेस, एक ब्रांच लेफ्ट है, एक ब्रांच राइट है, दोनों अल्टरनेटली ग्रो कर रहे हैं ट्रंक के दोनों तरफ. The bottom three branches are removed and the remainder is drawn downward. The form of a tree is either conical or rounded. ट्री की जो फॉर्म है वो या तो नीचे से लेके ऊपर तक राउंड होगी, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगी, या फिर हमारा जो ट्री है वो किसी कॉन की शेप में हो सकता है. तो तीन इमेज हमारे पास अलग अलग अवेलेबल है, उन तीनों में आप क्लियरली देख सकते हैं. ट्रंक हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट है, इरेक्ट है, बेस से लेके टॉप तक. ब्रांचेस हमारे पास अल्टरनेट है लेफ्ट और राइट की तरफ, और बेस पोर्शन से लेके फर्स्ट ब्रांच के बीच में थोड़ा गैप भी है, और जो उनका शेप है ट्री का या तो वो राउंडेड है या फिर वो कॉनिकल शेप के अंदर है. नेक्स्ट टाइप इज इनफॉर्मल अपराइट. ये बिल्कुल आपका ऑपोजिट होगा फॉर्मल टाइप के. इट शुड अचीव्ड विद द ईज यूजिंग वायर्स एंड कॉर्ड्स. कई बार हम इसमें वायर का यूज करते हैं बिकॉज ऐसा होता है कि जब हम इनफॉर्मल टाइप ग्रो कर रहे हैं तो उसके वीक ट्रंक की वजह से आपका प्लांट जल्दी से ठीक से ग्रो नहीं कर पाता, तो उसको सपोर्ट देने के लिए हम इनफॉर्मल में ब्रांचेस का उसमें वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं. इट इज अप्रोप्रिएट फॉर कॉनिफर्स एज विद डेसिडियस ट्रीज. कॉनिफर का मतलब होता है निडल लाइक लीफ. कोई भी ऐसा ट्री जिसके लीफ का स्ट्रक्चर निडल के जैसा होता है, जैसे एग्जांपल की बात करें तो फर है हमारे पास, पाइन है, स्प्रूस है. सो दीज आर द कॉनिफर्स जो जनरली इनफॉर्मल के लिए हम लोग यूज करते हैं. The container should required for informal upright type is maybe oval or a rectangle. अब देखो हमने फर्स्ट स्लाइड में बात की थी कंटेनर्स के बारे में, चार हमारे पास कंटेनर होते हैं. सो इनफॉर्मल के लिए हम लोग यूज करेंगे ओवल और रेक्टेंगुलर शेप. ठीक है, अब इसका रीजन क्या है, हम क्यों इस ओवल कंटेनर यूज करेंगे. ओवल और रेक्टेंगल में एक चीज कॉमन होती है, जो इनकी लेंथ है वो ब्रेड से थोड़ी ज्यादा होती है. ठीक है, आपको पता है इसके बारे में कि लेंथ और ब्रेड का एक प्रोपोर्शनेट रेशियो होता है जिसमें लेंथ थोड़ी ज्यादा होगी, ब्रेड थोड़ी कम होती है. इनफॉर्मल में हमें एक पॉइंट पता है कि जो इसका ट्रंक है वो बिल्कुल सीधा ग्रो नहीं करता, वो कर्व शेप में ग्रो करता है या सर्पेंटाइन शेप में ग्रो करता है. तो जब हम बात करते हैं इसको ग्रो करने के लिए, तो जो इसका रूट जो पोर्शन है, हम इस इनफॉर्मल टाइप प्लांट को कंटेनर के बिल्कुल सेंटर में ग्रो नहीं करते, हम इसको ग्रो करेंगे सेंटर से 1/3 पोर्शन, या तो लेफ्ट या फिर राइट, ताकि जब हमारा प्लांट इनफॉर्मल तरीके से ग्रो होगा तो मुड़ी हुई ब्रांचेस की, मुड़े हुए ट्रंक की वजह से या कर्व्ड शेप ट्रंक की वजह से बेस पोर्शन इसका होगा साइड में, और जो इसका सेंट्रल पोर्शन जो क्राउन है वो देखने में बिल्कुल सेंटर में लगेगा. तो इसलिए हम इसके लिए या तो ओवल या फिर हम इसका रेक्टेंगल शेप कंटेनर यूज करेंगे. ठीक है. द ट्री शुड बी प्लांटेड नॉट इन द सेंटर ऑफ कंटेनर बट एट 1/3 ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड. अभी मैंने आपको बताया इसके बारे में कि हम इसको बिल्कुल सेंटर में ग्रो नहीं करेंगे, या तो 1/3 लेफ्ट या 1/3 राइट, बिकॉज हमारा ट्रंक जो है वो कर्व शेप के अंदर है, बट जो हमारे ऊपर के जो लीफ होंगे, जो हमारा टॉप पोर्शन है, क्राउन हम जिसको बोलते हैं, वो बिल्कुल सेंटर में आपका आ जाता है कंटेनर के, ताकि देखने में लगे कि प्लांट हमारा बिल्कुल सेंटर के अंदर है, इसलिए हम इसको थोड़ा साइड में ग्रो करते हैं. इट हैज कर्व ट्रंक विद एन एपेक्स ओवर द बेस. और ये इमेज हमारे सामने है, आप देख सकते हैं कंटेनर हमने यूज किया रेक्टेंगल शेप में, रूट्स इसके सेंटर में ना होके कोई 1/3 लेफ्ट या 1/3 राइट के अंदर है, ट्रंक हमारा कर्वेशियस है, ऊपर का क्राउन हम बिल्कुल सेंटर में देख सकते हैं. सो इसलिए हम इसके लिए यूज करेंगे ओवल शेप या फिर रेक्टेंगुलर शेप कंटेनर. सो गाइस, कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि अगर हमारे पास इनफॉर्मल टाइप है या हमारे पास कास्केड टाइप है या हमारे पास विंड ब्लोन टाइप है, तो हम उनके लिए कौन से स्पेशल कंटेनर यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है ब्रूम टाइप. So this type has a straight trunk that begins to divide and subdivide into many branches. एक चीज इसमें कॉमन है फॉर्मल की तरह, इसका ट्रंक बिल्कुल स्ट्रेट होता है, जो नीचे वाला जो पोर्शन है, बट ऊपर की जो शेप है वो एक अम्ब्रेला शेप के अंदर होती है. ब्रूम का मतलब होता है झाड़ू की शेप में इसको बनाना. सो ऊपर का जो क्राउन है इट्स लुक लाइक एन अम्ब्रेला शेप, दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज द ब्रूम शेप. कैरेक्टरिस्टिक्स आर इट्स थिक एंड फाइनली ब्रांच्ड क्राउन. इसके लिए ट्री यूज करेंगे बीच, इल्म, फॉल्स, साइप्रस एंड मेपल. इमेज में आप देख सकते हैं, एक इमेज हमारे पास है. सो दिस इज द ब्रूम टाइप. ट्रंक हमारा सीधा है, ऊपर का क्राउन इसका अम्ब्रेला शेप के अंदर है. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड ब्रूम टाइप, बिकॉज दोनों में एक चीज कॉमन है, ट्रंक बिल्कुल सीधा होता है. देखो अगर बात करें फॉर्मल के बारे में, तो फॉर्मल में जो हमारे पास ट्री है वो बेस से लेके बिल्कुल टॉप पोर्शन तक हम उसका ट्रंक इजिली देख सकते हैं, और उसकी ब्रांचेस जो है वो अल्टरनेटली लेफ्ट और राइट की तरफ होती है.
बट ब्रूम में क्या होता है, हम एक पर्टिकुलर हाइट तक उसका ट्रंक हमें विजिबल होता है, उसके ऊपर वो पूरा एरिया उसके अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइडेड हो जाता है, और इसकी ब्रांचेस अल्टरनेट नहीं होती, वो नेचुरली ग्रो करती हैं, बस हम उनको कट और ट्रिम करके एक शेप प्रोवाइड करते हैं. सो दिस इज नोन एज द ब्रूम टाइप. नेक्स्ट इज स्लांटिंग टाइप. द नेम स्लांटिंग बिकॉज द जनरल स्लोप ऑफ ट्रंक इज हाईली प्रोनाउंस्ड. स्लांटिंग मतलब समझते हो ना, जो एक तरफ झुका हुआ होता है. Slanting naturally called as linears, which means trees that have force by the wind or gravity into non-vertical growth. The branches should lie horizontal or drop slightly downward. मैं आपको इसकी इमेज शो करता हूं, तब आपको क्लियरली समझ आएगा स्लांटिंग का मतलब क्या होता है. The plant grows and looks best if planted in the corner of a round or square container. अब देखो इसमें एक ही पॉइंट में इसने दोनों बात बोली है. सबसे पहले इसने बोला कि जब प्लांट है हम उसको सेंटर में ग्रो करेंगे, और कंटेनर कौन सा यूज होगा, या तो राउंड या फिर हम उसके लिए स्क्वायर यूज करेंगे. ठीक है, इनफॉर्मल में हमने यूज किए थे ओवल और रेक्टेंगल. स्लांटिंग में हम यूज करेंगे राउंड और स्क्वायर कंटेनर. आपको इमेज में दिखाता हूं इसके लिए. सबसे पहले प्लांट पे फोकस करेंगे. सो दिस इज ए स्लांटिंग इमेज. ये आपका स्लांटिंग प्लांट है, रूट आपकी सेंटर में होगी, और आपका जो ट्रंक है वो पूरा स्लांटिंग होता है, पूरा आपका उससे कंटेनर से बाहर की तरफ जाता है. ठीक है, ये इस तरह से आपका प्लांट होगा. So this is known as the slanting type. Next we have wind blown type. बैकग्राउंड में इमेज अवेलेबल है. विंड ब्लोन नाम से पता लग रहा है, आपने जनरली देखा होगा. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. आप लोगों ने देखा होगा तूफान जब आता है या आंधी जब आती है और जब हवा की स्पीड काफी तेज होती है, तो हमारे सारे लीव्स ट्रीज के एक तरफ फेस कर लेते हैं. सो उसी कंसेप्ट के ऊपर हमारा ये कंसेप्ट बेस्ड है विंड ब्लोन टाइप, ताकि जो हमारा प्लांट है कंटेनर में वो देखने में ऐसा लगे कि जैसे वो विंड के डायरेक्शन में अपने आप को मूव कर रहे हैं. क्लियर है? तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द विंड ब्लोन टाइप. इट इज रेयर इन नेचर. दिस काइंड ऑफ ट्री इज फाउंड ऑन क्लिफ्स और माउंटेन. द ट्रंक, ब्रांचेस एंड ट्विग्स आर ट्रेन्ड इन ए सिंगल डायरेक्शन टू गिव द इफेक्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग विंड और स्टॉर्म. हमने बात की थी इस पॉइंट के बारे में. सारे लीव्स जितने भी हैं, सारे ट्विग्स जितने भी हैं, हम सबको एक सिंगल डायरेक्शन में ट्रेन करते हैं, ताकि वो देखने में ऐसा लगे जैसे किसी आंधी के थ्रू या कोई तूफान के थ्रू वो ब्लो कर रहे हैं. विंड स्वेप्ट हैज मोस्ट ऑफ इट्स लिम्स स्लांटिंग इन द सेम डायरेक्शन. ठीक है, सो ये था हमारे पास विंड ब्लोन के बारे में. नेक्स्ट वी हैव कास्केड टाइप. अब कास्केड से आपको याद आया होगा, मैंने आपको बताया था एक गार्डन के अंदर हमारे एक फीचर था कास्केड. कास्केड का मतलब क्या होता है? पानी का झरना जो होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से हमारा पानी फ्लो कर रहा है और उसके बाद एक पॉइंट पे आके हमारा सारा पानी जो है नीचे गिरना स्टार्ट करता है. ठीक है, सो दैट इज जब हमारा पानी गिरना स्टार्ट हुआ नीचे, हम उसको बोलते हैं कास्केड. सो उसी कंसेप्ट पे बेस्ड हमारा ये है कास्केड टाइप. इसमें क्या होता है, जो कंटेनर हमारे पास है, एक पॉइंट उस कंटेनर में हमारा जब प्लांट ग्रो करता है, सो एक पॉइंट के बाद हमारा प्लांट जो है वो डाउनवर्ड मूव करना स्टार्ट करता है और ऐसा लगता है जैसे हमारा प्लांट गिरने वाला है. ठीक है, या हमारा प्लांट नीचे फॉल कर रहा है, तो इसलिए हमने इसको नाम दिया कास्केड टाइप बोनसाई. सो कुछ एक पॉइंट्स है, पहले उनको देख लेते हैं. The trunk starts by growing upward from the soil, then turns downward abruptly and reaches a point below the bottom edge of the container. इसने बोला है कि जो ट्रंक है वो पहले कंटेनर में ऊपर की तरफ मूव करता है और एक पॉइंट के बाद वो अपने आप ही नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है, डाउनवर्ड. और हम उसको कब तक मूव कराते हैं? जब तक जो उसका टिप पोर्शन है, जो नीचे की तरफ जो मूव कर रहा है, जो टिप पोर्शन है, जब तक वो कंटेनर के नीचे ना पहुंच जाए तब तक हम उसको मूव कराते हैं. For this reason, the container should be placed on the edge of the table or on a small stand. So इस पर्पस को सक्सेसफुल बनाने के लिए हम हमारे कंटेनर को कुछ ऐसी जगह रखते हैं जहां से वो प्लांट डायरेक्टली नीचे गिरना स्टार्ट हो और हमें ऐसा लगे कि जैसा हमारा प्लांट जो है वो पानी की तरह नीचे फ्लो कर रहा है. और एक और हमारे पास डेफिनेशन है, ए कास्केड इज मे बी डिफाइंड एज ए ड्वार्फ ट्री दैट हैज ट्रंक व्हिच बेंड्स शार्पली डाउन एंड टिप ऑफ द कास्केड इज बिलो द फीट ऑफ द कंटेनर. बहुत सिंपल डेफिनेशन है. पहले हमारा प्लांट ग्रो करेगा, फिर वो एकदम से स्लाइटली नीचे डाउनवर्ड मूव करेगा और जो उसका टिप पोर्शन है वो हमारे कंटेनर से बिल्कुल नीचे चला जाएगा, तो हम लोग उसको बोलते हैं कास्केड टाइप. दिस स्टाइल इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए नेचुरल ट्री दैट इज ग्रोइंग डाउनवर्ड द फेस ऑफ एन एम्बैंकमेंट. ए कास्केडिंग प्लांट यूजुअली लुक्स बेस्ट इन ए राउंड एंड रेक्टेंगुलर कंटेनर दैट इज हायर देन इट्स विड्थ. अब देखो हमने इसमें यूज किया राउंड और रेक्टेंगुलर कंटेनर. आपको मैं इमेज शो करता हूं, उसके बाद आप क्लियरली अपने आप समझ जाएंगे कि कास्केड का मतलब क्या होता है. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ कास्केड. पहले पॉइंट पे जब हमने डेफिनेशन बात की बोनसाई के बारे में, वहां पे एक पॉइंट लिखा हुआ था कि सारे कंटेनर जो होते हैं शैलो होते हैं एक्सेप्ट कास्केड. कास्केड डीप क्यों होते हैं? इस रीजन से ही इनको डीप बनाया जाता है. एक स्टैंड पे हमने कंटेनर रखा हुआ है, ऊपर ट्री हमारा ग्रो किया, फिर हमने उसको नीचे मूव कराया. सो प्लांट का टिप पोर्शन है वो आपके कंटेनर के बॉटम एज से बिल्कुल नीचे गया हुआ है. सो दिस इज नोन एज द
कास्केड टाइप। ये इमेज है सेमी कास्केड की, इसको हम लोग बोलते हैं सेमी कास्केड। ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर कि जो हमारा प्लांट का जो टिप पोर्शन है, जो नीचे वाला जो टिप पोर्शन है, वो कंटेनर के बिल्कुल बीच में होता है, सेंटर में होता है। कंटेनर के दो पार्ट होते हैं, द बेस ऑफ कंटेनर, जहां पे हमारा कंटेनर रखा हुआ होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेस, और जो कंटेनर का सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है जो ट्री के आसपास, जो हम इसको बोलते हैं रिम। सो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि सेमी कास्केड में जो प्लांट का जो टिप होता है वो कहां पे हो सकता है। सो द टिप लाइज बिटवीन द रिम एंड बेस ऑफ द कंटेनर, सो दैट इज नोन एज अ सेमी कास्केड। और जिसमें हमारा प्लांट पूरा नीचे जाएगा कंटेनर के, हम उसको बोलेंगे टेक्निक्स ऑफ बोनसाई में सबसे पहले है प्रोपगेशन। समझ रहे हैं गाइस, बोनसाई आर जनरली प्रोपगेटेड बाय सीड्स, कटिंग, उसके बाद है टेक्निक्स यूज्ड फॉर बोनसाई एंड देन ग्राफ्टिंग। इन सब के प्लांट्स के एग्जांपल आपके सामने दिए हुए हैं, आप चाहे तो इनको नोट कर सकते हैं। सो आई थिंक सीड्स के बारे में, कटिंग्स के बारे में, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग, इन सब के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, बट फिर भी एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन मैं आपको दूंगा सबसे पहले ग्राफ्टिंग के बारे में। सो ग्राफ्टिंग इज बेसिकली टेक्निक जिसमें हम दो अलग अलग प्लांट को यूज करते हैं। एक प्लांट का हम यूज करेंगे लोअर पोर्शन यानी कि रूट स्टॉक, एक प्लांट का हम यूज करेंगे अपर पोर्शन यानी कि सायन। इन दोनों पोर्शन को जब हम एक साथ कनेक्ट करेंगे, कंबाइन करके हम इनको एक प्लांट में कन्वर्ट करते हैं, ताकि इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक जो है वो सारे एक ही प्लांट्स में आ जाएं। सो आपके सामने इमेज है, आप देख सकते हैं, एक का हमने यूज किया सायन, एक का हमने यूज किया रूट स्टॉक। हमने इन दोनों को जोड़ के हमने इसको टाइप किया पॉलीथीन शीट से या किसी भी ग्राफ्टिंग वैक्स से। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज द ग्राफ्टिंग। उसके बाद लेयरिंग। सो लेयरिंग इज बेसिकली डन इन द वाइनी प्लांट्स, जिनकी ब्रांच काफी फ्लेक्सिबल होती है। हम उनको बेंड करके उसका कोई भी एक पार्ट हम सॉइल में डिप करते हैं। सॉइल में डिप करने के बाद डिप किए हुए पोर्शन में जब रूट्स ग्रो होनी स्टार्ट हो जाती है, तो हम उन दोनों ब्रांचेस को मेन प्लांट से अलग कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा मेन प्लांट तो है ही हमारे पास, उसके साथ हम एक्स्ट्रा दो और प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। सो दिस प्रोसेस नोन एज द सिंपल लेयरिंग प्रोसेस। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हमारे पास टेक्निक है आफ्टर केयर। प्लांट्स को ग्रो करने के बाद, बोनसाई को पॉट में ग्रो करने के बाद हम उसको किस तरह मेंटेन कर सकते हैं उसके बारे में है। सो इसमें हम जनरली यूज करेंगे तीन अलग अलग प्रोसेस, पिंचिंग, प्रूनिंग एंड ट्रेनिंग। अब पिंचिंग का मतलब क्या होता है? पिंचिंग इज बेसिकली सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रूनिंग। ये एक प्रूनिंग की सिंपलेस्ट फॉर्म है जिसमें हम अपर पोर्शन को रिमूव करके उसकी साइड की ब्रांचेस को एनकरेज करते हैं ग्रो करने के लिए। समझ आया? पिंचिंग इज बेसिकली सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रूनिंग, जिसमें हम उसके अपर पोर्शन को कट करके, रिमूव करके, हम उसकी साइड की ब्रांचेस को एनकरेज करते हैं ग्रो करने के लिए। आपको मैं इमेज शो करता हूं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ पिंचिंग। और पिंचिंग का मतलब क्या होता है? रिमूविंग द अपर पोर्शन ऑफ प्लांट फ्रॉम द फिंगर नेल्स, पिंच करके निकालना, उसको हम लोग बोलते हैं पिंचिंग। बट सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हम पिंचिंग कौन से प्लांट्स में कर सकते हैं। कोई भी ऐसा प्लांट जिसकी सॉफ्ट स्टेम्स हैं और हम उसको इजीली अपने फिंगर टिप से या फिंगर नेल से निकाल सकते हैं, उन सभी प्लांट्स से हम लोग पिंचिंग कर सकते हैं। अब हम लोग पिंचिंग करते क्यों हैं? तो देखो हमारे पास एक और इमेज अवेलेबल है जो आपको पिंचिंग के बारे में क्लियरली सब कुछ बताएगा। पिंच का मतलब होता है कि जो हमारे पास प्लांट है और जो उसका अपर पोर्शन है वो सबसे सॉफ्ट होता है। जब हम उस पोर्शन को रिमूव कर देते हैं तो प्लांट की जो हाइट है वो रुक जाती है, कुछ समय के लिए उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती, आगे हाइट नहीं बढ़ पाती। अब जब प्लांट की हाइट नहीं बढ़ेगी तो जो उसकी साइड की जो ब्रांचेस हैं उसको हम एनकरेज करेंगे बाहर निकालने के लिए, ग्रो करने के लिए। बिकॉज रूट्स में से एनर्जी का फ्लो हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स फ्लो हो रहे हैं, वाटर फ्लो हो रहा है, तो उस एनर्जी के ट्रांसफर की वजह से जो हमने ऊपर का पोर्शन रिमूव किया वहां तो एनर्जी नहीं जाएगी, उसकी ग्रोथ वहीं पर रुक गई। बट वो एनर्जी के कंटिन्यूस फ्लो की वजह से हमारी साइड की जो ब्रांचेस है वो ग्रो हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो प्लांट है वो एक बुशी फॉर्म में क्रिएट होता है। ठीक है, तो हम अपने प्लांट का सरफेस एरिया बढ़ा सकते हैं इस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद। सो पिंचिंग इज जनरली डन वंस और ट्वाइस इन ए पीरियड ऑफ ए बोनसाई कल्चर। अब समझ आया पिंचिंग के बारे में? चलिए नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है प्रूनिंग। प्रूनिंग का मतलब क्या होता है? कोई भी एक ऐसी ब्रांच जो अनडिजायरेबल है, डिजीज्ड है, या उसमें कोई भी डिफेक्ट आया हुआ है जिसकी वजह से और भी ब्रांच को हार्म होने का खतरा हो सकता है, तो उन सभी अनडिजायरेबल ब्रांच को निकालना, डिजीज्ड ब्रांच को निकालना और डिस्ट्रॉय करना, दैट इज नोन एज द प्रूनिंग प्रोसेस। ठीक है, पिंचिंग का मतलब है टॉप पोर्शन को निकालना ताकि साइड के ब्रांचेस ग्रो कर सकें। प्रूनिंग का मतलब है सभी उन अनवांटेड ब्रांचेस को निकालना जो या तो डिजीज्ड है या डिफेक्टेड है या डेड हो चुकी है, उन सबको निकाल के डिस्ट्रॉय करना, दैट इज नोन एज प्रूनिंग। ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? सिंपल सा मीनिंग है शेप प्रोवाइड करना। आपने पढ़ा होगा हॉर्टिकल्चर के अंदर जब आप लोग स्टडी करते हैं, सेंट्रल लीडर सिस्टम, ओपन सेंटर सिस्टम, मॉडिफाइड लीडर सिस्टम, है ना? तो ये सारे ट्रेनिंग के पार्ट्स है। आप अपने ट्री को ट्रेन करके कौन सी शेप प्रोवाइड कर रहे हैं, सो ट्री को पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करना, दैट इज नोन एज द ट्रेनिंग प्रोसेस। सो तीनों में छोटा सा डिफरेंस था, पिंचिंग, प्रूनिंग और ट्रेनिंग। आई थिंक सबको समझ आया होगा इसके बारे में। नेक्स्ट इसके अंदर है प्लांटिंग मीडिया। प्लांटिंग मीडिया क्या होता है? हम सॉइल के साथ साथ हम कौन कौन से मीडिया को यूज करते हैं प्लांट्स को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए।
हम उसमें ग्रेवल्स यूज कर सकते हैं, हम उसमें मॉस यूज कर सकते हैं, पीट यूज कर सकते हैं। सो हम उस मीडिया में कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल करेंगे ताकि आप बॉन्साई के लिए एक प्रॉपर तरह का कल्चर तैयार कर सकें। So planting media generally consists of 2 part of loam soil, 1 part of leaf mold and a small little bit part of coarse sand. हम इन तीनों का यूज करेंगे। उसके साथ साथ द मीडिया कैन बी कवर्ड विद मॉस एंड 1 or 2 पेबल्स विच कैन बी प्लेस्ड टू गिव ए नेचुरल लुक। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लांटिंग मीडिया। नेक्स्ट वन इज शेपिंग बॉन्साई। बॉन्साई को शेप प्रोवाइड करने के लिए हम कौन कौन से मेथड फॉलो करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ओवरऑल डिजाइन। An overall design is based on the rule of thirds. For overall design, rule of thirds is a simple concept to use as a basis for obtaining a pleasing form of bonsai. अब rule of thirds का मतलब क्या होता है? Rule of thirds का मतलब है किसी भी एक ऑब्जेक्ट को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके उसको इमेजिन करना। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, हमने बचपन में जब हम ड्राइंग करते थे तो हम हमारी जो ड्राइंग शीट को हम इक्वल स्क्वायर्स में डिवाइड करते थे ताकि हम उन स्क्वायर के अकॉर्डिंग उसमें ड्राइंग कर सकें, है ना। सो दैट ईच स्क्वायर इज नोन एज द रूल ऑफ थर्ड्स। इमेज में आपको दिखाता हूं। सो दिस इज नोन एज रूल ऑफ थर्ड्स। हमारे पास एक इमेज है, हमने इस इमेज को 3 अलग अलग स्क्वायर्स में डिवाइड किया, ठीक है। टोटल 9 स्क्वायर्स हैं। सो 3 स्क्वायर्स इन ईच कॉलम एंड रो, दैट इज नोन एज द रूल ऑफ, दैट इज नोन एज द थर्ड्स। और पूरे को हम लोग बोलते हैं रूल ऑफ थर्ड्स। अगर हम इस कंसेप्ट को बॉन्साई में इस्तेमाल करेंगे तो हम एक इमेजिनरी शेप इमेजिन कर सकते हैं बॉन्साई के लिए कि हमें उस बॉन्साई को इस शेप में प्रोवाइड करना है। उसके अकॉर्डिंग हम उसको कट और ट्रिम करके एक पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करते हैं। स्पेशली यूज्ड फॉर इनफॉर्मल टाइप, क्योंकि इनफॉर्मल में जो हमारा बेस है यानी कि ट्रंक है वो सेंटर से थोड़ा साइड में होता है, बट क्राउन हमारा सेंटर में होता है। सो उस कंटेनर के हिसाब से उस पूरे ट्री को एक शेप प्रोवाइड करना, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं दिस रूल ऑफ थर्ड्स। और थर्ड का मीनिंग क्या होता है? ईच ऑफ 3 इक्वल पार्ट्स इनटू विच समथिंग इज मे बी डिवाइडेड। 3 रोज होंगे, 3 कॉलम्स होंगे, उसको हम लोग बोलते हैं थर्ड्स। एंड होल दिस कंसेप्ट इज नोन एज द रूल ऑफ थर्ड्स। रूल ऑफ थर्ड्स एश्योर्स गेटिंग द प्रॉपर डिवीजन ऑफ स्पेस, ठीक है, ताकि हम उस स्पेस को पूरी तरह इक्वल पार्ट में डिवाइड करके हमारी ट्री को एक शेप प्रोवाइड कर सकते हैं, बोथ दोनों तरीके से, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। शेपिंग का नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास वायरिंग। प्लांट्स को शेप प्रोवाइड करने के लिए हम वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो वायरिंग में बहुत ही सिंपल पॉइंट्स हैं। आई थिंक आपको रीड करने से ही समझ आ जाएगा वायरिंग के बारे में। वायरिंग हम करते क्यों है? किसी भी प्लांट को शेप प्रोवाइड करने के लिए, है ना, उसको स्ट्रेट रखने के लिए। और हम इसमें जनरली यूज करेंगे कॉपर वायर, जो बहुत फ्लेक्सिबल होती है। आपके सामने स्क्रीन पे कॉपर वायर के कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, कौन कौन सी नंबर की कॉपर वायर यूज करेंगे। सो आप इनको रीड कर लीजिए। आई थिंक रीड करने से आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग बॉन्साई में वायरिंग क्यों करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है बॉन्साई ट्री साइज क्लासिफिकेशन। हम बॉन्साई के ट्री को कौन कौन से पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, कितने टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। सो आपने नाम सुने होंगे, एक तो होता है मेम बॉन्साई विच इज ऑल्सो नोन एज 1 हैंड। इसका साइज होता है अप टू 6 इंच। 6 इंच यानी कि कितना होता है? 15 सेंटीमीटर, है ना, क्योंकि हमारे पास एक स्केल आता है 15 सेंटीमीटर का, उसमें 6 इंच होते हैं। तो मेम बॉन्साई की जो हाइट है वो होगी या तो 6 इंच या फिर होगी 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन इज शुमोनो बॉन्साई विच इज ऑल्सो नोन एज 2 हैंड्स। इसकी हाइट है 24 इंचेस। उसके बाद है डाई बॉन्साई विच इज ऑल्सो नोन एज 4 हैंड्स अप टू 48 इंचेस। ये तीनों आपके अलग अलग टाइप्स के पार्ट है। मेम बॉन्साई मिनीचर के अंदर आता है, शुमोनो आपका मीडियम साइज में आता है, और डाई बॉन्साई फ्रॉम लार्ज साइज ऑफ बॉन्साई। सो बॉन्साई ट्री साइज क्लासिफिकेशन इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन कौन से हैं? पहला हमारे पास है मिनीचर बॉन्साई, सेकंड हमारे पास है मीडियम साइज बॉन्साई, और थर्ड हमारे पास है लार्ज साइज बॉन्साई। और ये तीनों के अपने अलग अलग पार्ट्स हैं। मिनिएचर इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, मीडियम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एंड लार्ज इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सो जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है मेम बॉन्साई इज फ्रॉम द मिनिएचर बॉन्साई, इसमें लिखा हुआ है नीचे। शुमोनो बॉन्साई इज फ्रॉम द मीडियम साइज बॉन्साई, एंड डाई बॉन्साई इज फ्रॉम द लार्ज साइज बॉन्साई, ठीक है। अब देखो गाइस, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है 1 हैंड, 2 हैंड, 3 हैंड। इनका मीनिंग क्या होता है? सिंपल सा मीनिंग है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। किसी भी एक बॉन्साई को जब हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर करते हैं, अगर हम उसको एक हाथ से ट्रांसफर कर पा रहे हैं तो दैट इज नोन एज द 1 हैंड बॉन्साई, यानी कि मेम बॉन्साई। उसका साइज छोटा होता है, तो हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर करने के लिए हम 1 हैंड का इस्तेमाल करते हैं। सो 1 हैंड बॉन्साई। शुमोनो बॉन्साई का साइज थोड़ा बड़ा है, 60 सेंटीमीटर तक इसका साइज हो सकता है, तो इसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर करने के लिए हम दोनों हाथों का इस्तेमाल करेंगे। सो 2 हैंड बॉन्साई। एंड सेम कंसेप्ट अप्लाइज ऑन द डाई बॉन्साई, जिसमें हम 4 हैंड का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज इसका साइज क्या है, थोड़ा बड़ा होता है। मिनिएचर बॉन्साई में जो पहला नाम लिखा हुआ है केनशित्सुबो, दिस इज द स्मॉलेस्ट बॉन्साई, और इसका साइज कितना होता है? मैक्स टू मैक्स 3 इंचेस,
ठीक है, ये पॉइंट आप चाहे तो नोट कर सकते हैं कि केनशित्सुबो बोनसाई विच इज ए पार्ट ऑफ मिनिएचर बोनसाई इज द स्मॉलेस्ट बोनसाई फ्रॉम ऑल दोज, जिसका साइज होता है 3 इंचेस। और इन सभी जो आपको नेम्स दिए हुए बोनसाई का, इन सभी का क्लासिफिकेशन मैंने अपने पीडीएफ में डाल दिया है, तो आप बाकी चीजें वहां से कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं। सो दीज आर द इमेजेस ऑफ मेम बोनसाई, दिस इज फॉर शुमोनो बोनसाई, and this third one is for the dai bonsai which requires 4 hands to move from one place to another. next हमारे पास है फ्लावर अरेंजमेंट। सो गाइस बॉन्साई में हमारे पास इतना ही था। ठीक है, बाकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी मैंने अपने पीडीएफ में डाल दी है। पीडीएफ का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप उसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके सामने दी है, बाकी जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है हिस्ट्री के बारे में, उनके बॉन्साई के क्लासिफिकेशन के बारे में, ट्री साइज के बारे में, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जितनी भी है वो मैंने सारी अपने पीडीएफ में डाल दी है, आप वहां से उसको परचेज करके रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसका अगला पार्ट है फ्लावर अरेंजमेंट। फ्लावर अरेंजमेंट में सिंपल सा कंसेप्ट है, किसी भी फ्लावर को उसके कलर के बेस पे, साइज के बेस पे, लीफ के बेस पे या लीफ डिजाइन के बेस पे एक पर्टिकुलर डिजाइन में अरेंज करना, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लावर अरेंजमेंट। The flower arrangement is an organization of design and color towards creating an ambience using flowers, foliage and other floral accessories. Flower arrangement are made of fresh cut flowers, dried flowers and artificial flowers as well. So हमने जो शुरू में ही क्वेश्चन पूछा था फ्लावर अरेंजमेंट के बारे में कि हम उसमें कौन कौन से फ्लावर यूज करेंगे, so उसका आंसर क्या है आपका ऑल ऑफ दिस। हम उसमें फ्रेश फ्लावर भी यूज कर सकते हैं, ड्राइड फ्लावर भी यूज कर सकते हैं और हम उसमें आर्टिफिशियल फ्लावर भी यूज कर सकते हैं। स्टाइल्स ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट ये बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, इंडियन स्टाइल, वेस्टर्न स्टाइल और उसके बाद है जापानीज स्टाइल। सो देयर इज अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टाइल्स ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट। इंडियन स्टाइल में हम जनरली इंक्लूड करते हैं गार्लैंड्स एंड फ्लावर रंगोली, जो अपने इंडिया के अंदर काफी फेमस है। वेस्टर्न स्टाइल और इंग्लिश स्टाइल, इसमें हम जनरली यूज करेंगे मास ऑफ फ्लावर्स। वेस्टर्न स्टाइल में क्या होता है कि जब हम किसी फ्लावर का अरेंजमेंट करते हैं तो उसमें हमारे पास पूरा फोकस होता है फ्लावर्स के ऊपर, एक गुच्छा हम बनाते हैं फ्लावर्स का या उसके फोलिएज का। सो मेन फोकस इज गिवन इन द मास ऑफ फ्लावर्स, जितने ज्यादा फ्लावर होंगे आपका डिजाइन उतना ज्यादा अच्छा आपको दिखाई देगा। सो ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। सो दिस इज नोन एज द वेस्टर्न स्टाइल और इंग्लिश स्टाइल। इट इज अ बैलेंस्ड फॉर्मल स्टाइल विच मे बी फॉर फ्रंट व्यूइंग और टू बी व्यूड फ्रॉम द ऑल साइड्स। और वेस्टर्न स्टाइल में हम कौन कौन से अरेंजमेंट इंक्लूड करते हैं, फ्रंट फेसिंग है, ऑलराउंड है, टेबल टॉप है और हैंगिंग टाइप फ्लावर्स है। सो जो एक और हमारा क्वेश्चन था हैंगिंग टाइप फ्लावर्स का, सो हैंगिंग टाइप फ्लावर इज अ पार्ट ऑफ ए वेस्टर्न स्टाइल और इंग्लिश स्टाइल फ्लावर अरेंजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जापानीज विच इज ऑल्सो नोन एज ईस्टर्न स्टाइल और इकेबाना। इकेबाना इज द मोस्ट फेमस टाइप ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट जो आज के टाइम में काफी फेमस है और आपके सिलेबस में भी जो है आपके एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, तो हम इसको भी कवर करेंगे। So the basic concept of ikebana is depends on the rule and regulations in some angles, because हम जापानीज स्टाइल में हम सभी फ्लावर्स को यूज नहीं करते, हम सारे लीफ को यूज नहीं करते, हम इसमें कुछ एक स्पेशल पॉइंट्स या कुछ स्पेशल पार्ट्स यूज करेंगे फ्लावर को अरेंज करने के लिए। ठीक है, तो हम इसमें कुछ स्पेसिफिक रूल और कुछ स्पेसिफिक एंगल इसमें यूज करते हैं ikebana को अरेंज करने के लिए। सो दिस इज नोन एज द जापानीज स्टाइल एंड जापानीज स्टाइल इंक्लूड्स द लाइव फ्लावर्स एंड वेरी सिंपल अरेंजमेंट्स। सो दिस इज द इमेज ऑफ फ्रंट फेसिंग जो हमने पढ़ा वेस्टर्न के अंदर। तो वेस्टर्न में जो आपका टाइप था फ्रंट फेसिंग, ये उसकी इमेज है। नेक्स्ट वन इज ऑल राउंड, दिस इज फॉर ऑल राउंड। नेक्स्ट वन इज फॉर टेबल टॉप, हम टेबल्स पे किस तरह फ्लावर को अरेंज कर सकते हैं। और उसके बाद है हैंगिंग फ्लावर्स। सो ऑल दीज 4 आर द टाइप्स ऑफ द वेस्टर्न स्टाइल फ्लावर अरेंजमेंट। नेक्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, बैलेंस, एम्फेसिस, हार्मोनी एंड यूनिटी। बैलेंस का मतलब क्या होता है, एन अरेंजमेंट हैज ए फोकल पॉइंट एंड बैलेंस में भी सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। हमने किसी अरेंजमेंट में किसी डिजाइन में किस तरह से हमने फ्लावर्स को अरेंज किया हुआ है और हमने किसको मेन फोकस पॉइंट पे रखा है, उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस। तो या तो होगा सिमेट्रिकल या फिर होगा एसिमेट्रिकल। नेक्स्ट वन इज एम्फेसिस। एम्फेसिस इज ऑल्सो नोन एज द फोकस या फोकल पॉइंट। जब हम किसी फ्लावर का अरेंजमेंट करते हैं तो फ्लावर का और फोलिएज को मेन अटैच करने वाला पोर्शन कौन सा है, दैट इज नोन एज द एम्फेसिस और फोकल पॉइंट। द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द फ्लावर अरेंजमेंट फ्रॉम वेयर द फ्लावर्स एंड फोलिएज ऑफ अरेंजमेंट अपीयर। किसी भी अरेंजमेंट का, किसी भी डिजाइन का एक सेंट्रल पोर्शन जहां से हमने फ्लावर्स को अटैच किया हुआ है, जहां से हमने फोलिएज को अटैच किया हुआ है, सो दैट सेंट्रल पोर्शन जहां से हमारे दोनों चीजें अपीयर हो रही है, हम लोग उसको बोलते हैं फोकल पॉइंट एंड एम्फेसिस। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है हार्मोनी। सो हार्मोनी का सिंपल सा मतलब होता है सामंजस्य, कॉम्बिनेशन या कोऑर्डिनेशन बैठाना।
इट इज ब्लेंडिंग ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इज कॉल्ड हार्मोनी। जितने भी हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, बैलेंस है, फोकल पॉइंट है, उन सब का एक कोऑर्डिनेशन होता है, हम उसको बोलते हैं हार्मोनी एंड यूनिटी। प्रोपोर्शन, इट रेफर्स टू द साइज ऑफ पार्ट्स ऑफ डिजाइन इन रिलेशन टू ईच अदर। आपका फ्लावर का साइज कितना होगा, लीफ का आप कितना साइज रखेंगे, स्टेम्स का कितना साइज रखेंगे, तो हर एक का इक्वल साइज डिवाइड करना, दैट इज नोन एज द प्रोपोर्शन। नेक्स्ट वन इज रिदम। सो रिपीटिशन ऑफ सेम ऑब्जेक्ट एट इक्वल डिस्टेंस इज कॉल्ड एज रिदम। एक और क्वेश्चन था हमारे पास शुरू में ही रिदम के बारे में कि रिपीटिशन ऑफ सेम ऑब्जेक्ट एट इक्वल डिस्टेंस इज नोन एज, इसको हम लोग बोलते हैं रिदम। एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन, एलिमेंट्स में फर्स्ट हमारे पास है लाइन। सो लाइन इज बेसिकली विजुअल पाथ इन अरेंजमेंट। लाइन में बी क्रिएटेड बाय रिपीटिशन ऑफ सिमिलर फ्लावर कलर, टेक्सचर और शेप। फॉर्म, flower and foliage add a visual quality that is important in developing harmony, creating rhythm and establishing a focal point। आपने अपने अरेंजमेंट को, आपने अपने डिजाइन को एक ऐसी फॉर्म प्रोवाइड की है, हम उसमें फ्लावर्स को यूज करके, फोलिएज को यूज करके एक हम कैसी विजुअलिटी सामने लेके आते हैं, ठीक है, जिसका मेन मकसद क्या होता है, हार्मोनी क्रिएट करना, रिदम क्रिएट करना और फोकस पॉइंट यानी कि एम्फेसिस क्रिएट करना। सो अब देखो ये जो हमारे पास सेकंड वाला एलिमेंट है, जो फॉर्म हमने दिया हुआ है, यहां से आपको एक पॉइंट पता लगा होगा कि फॉर्म इंक्लूड्स ऑल द थ्री प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन। कौन कौन से, हार्मोनी, रिदम और फोकल पॉइंट यानी कि एम्फेसिस। इसमें लिखा हुआ है ना सामने कि फ्लावर एंड फोलिएज एड ए विजुअल क्वालिटी। दोनों मिला के, फ्लावर और फोलिएज को मिला के हम एक विजुअलिटी सामने लेके आते हैं, जो इंपॉर्टेंट है किस चीज के लिए, हार्मोनी के लिए, यूनिटी बढ़ाने के लिए, रिदम के लिए। हम कौन कौन सी चीजें बार बार यूज कर रहे हैं, बिकॉज सपोज एक फ्लावर है, वो कितनी बार हमने फ्लावर यूज किया तो उसमें रिदम इंक्रीज होगा। फॉलेज है, हमने वो फॉलेज कितनी बार इस्तेमाल किया, वो भी एक तरह का रिदम का पार्ट है। सो हार्मोनी, रिदम एंड देन एस्टेब्लिशिंग अ फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट सब में कॉमन है, क्योंकि जब आप उस चीज को अटैच करेंगे तो वो किसी एक पॉइंट पे जाकर अटैच होती है। सो दैट अटैच्ड पोर्शन इज नोन एज द फोकल पॉइंट या फिर एम्फेसिस पॉइंट। ओके, सो चाहो इसको नोट कर सकते हो कि फॉर्म इज द ओनली एलिमेंट ऑफ डिजाइन विच इज इंपॉर्टेंट टू डेवलप ऑल द थ्री प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन। कौन कौन से हैं, हार्मोनी, रिदम एंड फोकल पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास है टेक्सचर। टेक्सचर का मतलब होता है बनावट। सो इट रेफर्स टू द सरफेस क्वालिटीज ऑफ द प्लांट मटेरियल। बोल्ड टेक्सचर क्रिएट्स फोकल पॉइंट। आपकी डिजाइन की बनावट कैसी है ये उसके बारे में बताता है। नेक्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट इज द कलर। प्राइमरी कलर्स येलो, रेड एंड ब्लू एंड सेकेंडरी कलर्स आर ऑरेंज, ग्रीन एंड वायलेट। सो दिस इज ऑल अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट के बारे में। फ्लावर के जो अलग अलग अरेंजमेंट होते हैं, पहला हमारे पास है सर्कुलर शेप, ट्रायंगुलर शेप, रेडिएटिंग शेप, क्रेसेंट शेप, होगार्थियन और एस शेप कर्व और उसके बाद हॉरिजॉन्टल डिजाइन। टोटल 6 टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट है हमारे पास फ्लावर्स के, कि हम फ्लावर के अरेंजमेंट को टोटल 6 तरह के अलग अलग पार्ट्स में शेपिंग प्रोवाइड करा सकते हैं। सो इनका डिस्क्रिप्शन जो है मैंने अपने फ्लावर अरेंजमेंट के पीडीएफ में डाल दिया है। इसका पीडीएफ आपको मिलेगा इस लेक्चर के बाद, बिकॉज आपको पता है प्रोसेस के बारे में कि क्या करना है। आपको पहले जो आपके पास स्क्रीनशॉट अवेलेबल है, आपको स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कीजिए। व्हाट्सएप पे जब मुझे किसी भी स्टूडेंट का जैसे मुझे स्क्रीनशॉट मिलेगा, उसके बाद इंडिविजुअली मैं उनको ईमेल आईडी के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के थ्रू उनको पीडीएफ में सेंड कर दूंगा। सो दिस वन इज फॉर सर्कुलर अरेंजमेंट, दिस इज फॉर ट्रायंगुलर अरेंजमेंट, दिस इज एन रेडिएटिंग और फैन शेप टाइप, दिस इज फॉर क्रेसेंट। तो शुरू में क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर अरेंजमेंट रिप्रेजेंट्स ए हाफ मून। तो क्रेसेंट आप देख सकते हैं डायग्राम, इसका जो अरेंजमेंट है वो हाफ मून की तरह है। सो क्रेसेंट इज दैट पार्ट विच क्रिएट्स ए हाफ मून टाइप। नेक्स्ट वन इज होगार्थियन एस शेप कर्व, इसको हम लोग बोलते हैं होगार्थ कर्व या एस शेप। और लास्ट हमारे पास था हॉरिजॉन्टल। सो दिस इज द हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट। सो गाइस ये सारे अरेंजमेंट की इमेजेस आपके सामने हैं, इनका डिस्क्रिप्शन मैंने अपने पीडीएफ में डाल दिया है, इसका पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट इज जैपनीज फ्लावर अरेंजमेंट, इकेबाना। सो गाइस इकेबाना का जो पार्ट है वो हम अपने अगले लेक्चर में कवर करेंगे फॉर श्योर। आज के लेक्चर में इतना ही था। सो थैंक्स फॉर योर पेशेंस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइए इसके बारे में, आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। आगे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।